है ना, पार्ट 2 जो हम चैप्टर 3 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का किए थे उसमें आ गया है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम लोग 317 प्रश्न तक कर लिए थे पहले में। आज हम पढ़ने वाले हैं 318वें प्रश्न से। एक एक प्रश्न को मैं डिटेल में करा ही रहा हूं। आपको एक दिखा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपवाह, एनसीईआरटी चैप्टर 3 अपवाह। इसमें हमने कथन वाले प्रश्नों को कर लिया है। अब जो हम करने वाले हैं वो बिना कथन वाले, एक दो कथन वाले प्रश्न रह सकते हैं। तो अगर इससे पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसी पर आधारित ये वाला होगा। वहां से जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, उसको आप यहाँ क्वेश्चन के रूप में देखने वाले हो। तो पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तभी ये इसमें आप अच्छे से कर पाओगे। नहीं अगर उसको देखा है आपने तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं वक्त न गवाते हुए। तो देखिए, कुछ लोग पीडीएफ के लिए कह रहे हैं कि भैया पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ जो है पूरा कंप्लीट, ये आपको पाठशाला विद केके ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, वहां पर मिल जाएगा। हर बार बता रहा हूँ। आइए, इनमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो देखिए, ये जो वर्धा है ना, ये जो वर्धा है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा ये कृष्णा की सहायक नदी है। वर्धा जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से अगर कहिए तो गोदावरी की, किसकी हो जाएगी? गोदावरी की। गोदावरी की जो है वो सहायक नदी है। लेकिन ये डायरेक्ट गोदावरी में नहीं मिलती है, ये प्राणहिता नदी के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्राणहिता नदी के माध्यम से जो है वो इसमें मिलती है, प्राणहिता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्धा जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है कृष्णा की। बाकी तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल 319 नंबर। 319 नंबर कह रहा है, इनमें से कौन कृष्णा की सहायक नदी है? अभी नहीं है कहा था, अभी है कह रहा है। तो कृष्णा की सहायक नदी देखिए, आपको बताया था वर्धा नहीं है। वर्धा किसकी है? तो बता दिया था प्राणहिता की। बाकी मूसी जो है वो कृष्णा की ही सहायक नदी है, भीमा जो है वो कृष्णा की ही सहायक नदी है, और घाट प्रभा भी है सहायक नदी कृष्णा की। तो कृष्णा की सहायक नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। परीक्षा में पूछता है मूसी, भीमा, घाट प्रभा ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखिए कथन वाला प्रश्न आ गया है। कह रहा है कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। जैसे ही पश्चिमी घाट कहता है, आप एक मैप ड्रॉ कर लेंगे और दिखाएंगे पश्चिमी घाट से कावेरी निकल रही है। कावेरी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, कावेरी तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बिल्कुल, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि कावेरी अरब सागर में गिरती है। क्या कावेरी अरब सागर में गिर रही है? कहेंगे नहीं, जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। 320 का क्या हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। गुड, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 321 का है। देखिए अमरावती, भवानी, अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी जो है किसकी सहायक नदी है? ये कह रहा है अमरावती, भवानी, काबिनी ये किसकी सहायक नदी है ना? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अमरावती कहाँ चले गए? अमरावती, ठीक है, भवानी, हेमावती। ये वती, भवानी आपको लग ही रहा होगा महिला के टाइप का नाम, तो ये जो है वो हो जाएगा कावेरी का। किसका है? अमरावती, भवानी, हेमावती, ये काबिनी, ये जो सब है वो सहायक। देखिए सहायक नदी से एक प्रश्न आएगा और जो बता रहा हूं उसी में से आएगा, अलग से नहीं आएगा। नोट कर लीजिए, ये पूछेगा अमरावती, भवानी, हेमावती या कावेरी किसके है, तो कहेंगे कि ये सब कावेरी की है। इससे पूर्व में आपको मैंने करा ही दिया है, तो सब जो बता रहा हूं इसी से आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है, इससे आगे नहीं आएगा, आपको मान लेना है ये बात। चलिए विचार करिए। कावेरी नदी की द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। बिल्कुल है, कावेरी नदी की अगर द्रोणी की बात करिएगा तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में है, बिल्कुल सही है।
और द्रोणी मतलब मैं बताया हूं कि नदी गुजरना द्रोणी नहीं कहलाता है। द्रोणी का मतलब कि इस नदी में कहां कहां से जल आ रहे हैं, ठीक है, ये होता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल, शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है, और ये भारत का सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ये जलप्रपात हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या कह रहा है तीसरे में कि ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जबकि सबसे बड़ा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। तो यहां भी देखिएगा कि तीसरा कथन जो है वो क्या है, तीसरा कथन यहां पर भी गलत है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कथन 1 और कथन 2 तो सही है, परंतु तीसरा कथन जो है वो गलत है, यानी 322 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। कुचिकल जलप्रपात है जो वो सबसे है, और ये कर्नाटक में है भाई, शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा में बराही नदी पर है कुचिकल जलप्रपात। अगर ये भी पूछे तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो अब हम ड्रॉ कर लेंगे और बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्राह्मणी भी और स्वर्गड़ी भी, मतलब सभी गिरती है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? देखिए, दामोदर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ब्राह्मणी भी, बैतरणी भी। अरब सागर में स्वर्ण रेखा नहीं गिरती है, अभी बताया स्वर्ण रेखा भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही की ओर जाती है, अरब सागर में नहीं जाती है। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बड़े आकार की जो झील है उसे समुद्र कहते हैं। अंतर्देशीय अपवाह क्षेत्रों की कुछ झीलें स्थायी होती हैं तथा इनमें केवल वर्षा ऋतु में ही जल होता है। अंतर्देशीय प्रवाह, जैसे जो जो झील यहाँ नहीं हो, समुद्र से नहीं लगा हो, अंदरूनी जो झील हो, वह पानी कहाँ से आएगा, वर्षा का ही जल उसमें संग्रहित होगा, तो वर्षा के, तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 325 का क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। चलिए, नदी द्वारा बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर बनाई गई झील को क्या कहते हैं? नदी द्वारा बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर बनाई गई झीलों को, देखिए नदी द्वारा नदी द्वारा है ये, बाढ़ वाले क्षेत्रों में काटकर जो बना है, तो कृत्रिम झील कहेंगे नहीं, ज्वालामुखी झील कहेंगे नहीं, या तो हम लैगून झील कह सकते हैं या गोखुर झील कह सकते हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने क्या बोला था गोखुर झील के बारे में। तो गोखुर झील वही होता है कि जैसे नदी में पानी आया तो पानी कभी इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसे 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 खूब पानी, और जब कम पानी आता है तो फिर ऐसे 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 चलना शुरू हो गया। अब हुआ क्या कि अगली बार ऐसे ये तो होते 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 सटते सटते ऐसे हो गया। अब ये जो बना है ना भाई, ये बन गया है गाय के खुर जैसा झील। तो नदी द्वारा बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर जो ये अलग कट गया, तो ये हो गया गोखुर झील। तो यही आपको ध्यान देना था, गोखुर झील, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र में लैगून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तटीय क्षेत्र में लैगून बनता है, लैगून भी उसी प्रकार से बनता है जिस प्रकार से आपका गोखुर झील बन रहा है ना, उसी प्रकार से लैगून बनता है। लैगून का क्या होता है कि ये समुद्र तटीय किनारे होता है, समुद्र का पानी आते रहा, एक बार पानी जहां जमा हुआ फिर वो रास्ता अवरोध हो गया, बंद हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रहेगा खुला, वो हो जाता है लैगून झील। तो ये इसके लिए जरूरी है रोधिका, स्पिट तथा बार, ध्यान रखिएगा, एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा, वो बहु आ जाएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? अच्छा, लैगून झील का क्या, समुद्र के किनारे ही लगभग आपको मान के चलना है। तो चिल्का झील उड़ीसा में, अगर आप नक्शा देखेंगे तो उड़ीसा आपको मिल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे उड़ीसा। कोलेरू तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और पुलिकट तो तमिलनाडु है। तो ये लगभग उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों हो जाएगा आपका लैगून, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो ये लैगून झील होगा ही, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी हो जाने वाला है। चलिए, निम्न में से कौन मौसमी झील है? मौसमी झील वही होगा जो समुद्र के किनारे नहीं होगा, समुद्र के किनारे नहीं होगा या नदी से जुड़ा नहीं हो, ज्यादातर बड़ी नदियों से, तो वो मौसमी झील होगा, क्योंकि उसमें मौसम में ही पानी आएगा, जब बारिश होगा तो पानी आएगा। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। आप जान ही रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में है, तो
ग्लेशियरों से पानी या ऊंचाई पर है तो पानी की बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी, पर्वत पर है तो। डल झील भी वही है। लोकटक झील मणिपुर में है, यहाँ भी पानी की। सांबर झील जो है ये है राजस्थान में। अब आप पहले से ही जानते हैं कि राजस्थान में पानी का अभाव है। अब पानी का जहां अभाव है तो भाई मौसमी जल तो होगी ही, क्योंकि यहाँ जब बारिश होगा तभी यहाँ पर पानी आ पाएगा। तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा सांभर झील। ठीक है, चलिए। भारत में मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है। ऐसा है किस लिए? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में समुद्र का जल नहीं है, खारा पानी की संभावना बिल्कुल नहीं है। ग्लेशियरों का जल है, वर्षा का जल है, तो मीठा तो होगा ही। सभी हिमालयी झीलें लवणीय होती हैं। हिमालय झील कैसे लवणीय होंगी बताइए? इन झीलों का निर्माण हिमानियों के पिघलने से हुआ। देखिए, जो हिमालय क्षेत्र में जो झील है वो भाई ग्लेशियर पिघल रहा है, उसका पानी आ रहा है, तो बिल्कुल मीठा ही रहेगा। तो पहला कथन सही, दूसरा कथन सही। लवणीय जल कब होता? लवणीय जल तब होता जब ये आपको मिल जाता, समुद्र से मिल जाता तो खारा हो जाता, या आपको रेगिस्तान वाला है तो वो खारा है, परंतु ये हिमालय का है तो ये खारा नहीं। तो हिमालय की झीलें लवणीय नहीं होगी, जबकि ये लवणीय दे रहा है। तो हम कहेंगे कि कथन 1 और 2 ही सही है, तीसरा नहीं सही है। ठीक है, चलिए। कहाँ उड़ गए भाई? चलिए आगे आते हैं। 331 नंबर। जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील भूगार्भिक क्रियाओं से बनी है। बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर की जो वुल्लर झील, अब आपसे पूछ भी सकता है कि वुल्लर झील कहाँ में है, बताएंगे कि वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक मतलब कि खुद से बना है, बनाया नहीं गया है। तो पहला कथन भी यहाँ पर सही होगा और दूसरा भी सही होगा। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक तथा बारा पानी झील, खारे पानी की झील है। अब ये बताइए, डल झील जम्मू कश्मीर में है, खारे पानी की झील है ये जम्मू कश्मीर वाला, तो एक भी आपको पता है तो आप। अब नैनीताल उत्तराखंड में, समुद्र कहाँ है उत्तराखंड में? लोकटक झील मणिपुर में, समुद्र है। तो ये सब मीठे पानी की है, जबकि ये क्या कह रहा है कि ये खारे पानी की। तो यहां आप इसको काटेंगे, यानी कि कथन 1 और कथन 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे 332वें नंबर सवाल के ऊपर। आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक है। बिल्कुल ही लाभदायक है भाई। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। जैसे झील है तो ज्यादा वर्षा हुआ तो कुछ पानी तो रिजर्व करेगा ही करेगा, ये बाढ़ को भी रोकेगा। और सूखे मौसम में जल प्रवाह को संतुलित करने, जब मौसम सूख जाता है तो यहाँ से जल भी आते रहते हैं। तो बिल्कुल तीनों कथन सही हो जाएगा, यानी कि सभी कथन जो है वो सही है। ठीक है। अपवाह तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र के जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित हो रहा है वो पूरा अपवाह द्रोणी हो गया। ठीक, अपवाह द्रोणी। जल विभाजक जो 2 अपवाहों को अलग करता है, जैसे सिंधु गंगा में बताया था पिछले वीडियो में। डेल्टा भी मैं बता दिया था कि नदियों के द्वारा जो लाए गए गाद जो जमा किया जाता है। डेल्टा देखिए ऐसे, डेल्टा क्यों कहा जाता है? डेल्टा ऐसे आपको दिखाई देता है ना, तो ये नदियों का गाद ऐसे 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 बिछा देता है सब जगह। ये डेल्टा की आकृति का निर्माण हो जाता है भाई। ठीक है, चलिए। 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करने वाली उच्च भूमि, तो ये जल विभाजक हो जाएगा। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि अलग कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? जल विभाजक हो जाएगा, है ना, याद होगा आपको। चलिए 335वां सवाल। भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, तो ये गंगा नदी की अपवाह द्रोणी है। देखिए सबसे बड़ी जो द्रोणी है ना ये गंगा की है। गंगा हिमालय से निकलेगी, इसमें हिमालय की भी नदियां, नेपाल गंडक आएगी, सोन, चंबल के, ये सब इसी में आएगी, यमुना। तो ये सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी का भाग है और ये ज्यादातर भारत में ही है, इसलिए आप समझ ही रहे होंगे। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, तो ये हो जाएगा अमेजन, अमेजन हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी हो जाएगा कौन सा? अमेजन हो जाएगा, अमेजन।
हिमालयी नदियां बारहमासी क्यों होती हैं? क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से भी जल इसको मिलते रहता है। तो हिम से तो मिलता ही है, वर्षा भी हो जाता है, तो दोनों से इसको जल प्राप्त होता है। मान के चले कि वर्षा के दिन में वर्षा से, और वर्षा न हो रहा है तो हिम पिघल के। बिल्कुल लीजिए, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः कैसी होती हैं? तो ये मौसमी होती है भाई, जब वर्षा होगा तो वहां जल आएगा, तो मौसमी होती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां किस दिशा में बहती है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की अगर आप बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांश यहाँ से निकलती है, यहाँ बहती है, ऐसे ऐसे। अच्छा, ये पता है इधर क्यों नहीं गिर जाती है? क्योंकि इधर तो नजदीक ही है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसका ढाल, प्रायद्वीपीय पठार का जो इधर वाला ढाल है, एक मिनट बढ़िया से समझिए इसको। प्रायद्वीपीय पठार का दो तरफ ढाल है, ऐसे अगर आप चलेंगे तो एक ढाल तो इधर की ओर है और एक ढाल ये इधर की ओर भी है। तो आप देखेंगे कि चंबल जैसी नदियां जो है वो सोनून इधर भी बहती हैं, और मुख्यतः जो सारी हैं वो इधर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। इसका जो पूर्वी ढाल है, अगर यहां से चलेगा तो इन सब का ढाल इधर की ओर है, इधर का ढाल इधर की ओर है, और बाकी नर्मदा और ताप्ती का इधर की ओर। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से, बोखरचू, या आपको मिल जाएगा सिंगी खवाब। सिंगी खवाब उसका नाम वहां पर है, सिंगी खवाब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बोखरचू। ब्रह्मपुत्र का पूछे तो ये बताएंगे चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, चोमा युंगडुंग ब्रह्मपुत्र का है, और ये सिंधु का बोखरचू। ठीक, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ये प्रवेश करती है किधर से? तो सिंधु नदी अगर ये ऐसे आएगा तो मतलब पश्चिम चल के, तो ये लद्दाख से प्रवेश करेगी। कहां से? लद्दाख से। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सहायक नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारी इसी सिंधु में ही मिलती हैं। तो गंडक गंगा की, कोसी गंगा की, सोन गंगा की, तो झेलम हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए। जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा, ये सब सहायक है सिंधु की, बी ऑप्शन। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम किस नदी में मिलती है? तो ये सब अंततः सिंधु में मिलती है। कहा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो पांचों नदियां हैं, ये अपना जल सिंधु में मिलता है इनका। ठीक है, और ये पाकिस्तान के मिठानकोट, याद है ना आपको पिछले वीडियो, मिठानकोट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम का जल कहां में? तो ये मिठानकोट, पठानकोट नहीं मेरे भाई, मिठानकोट में, ये आपको ध्यान देना है। मिठानकोट ये पाकिस्तान में है। चलिए, सिंधु नदी की कुल लंबाई, तो लगभग अगर पूछे तो सिंधु की 2880 है और ब्रह्मपुत्र की है 2900। तो यहां पर 2880 नहीं मिलेगा, तो आपको 2900 लगभग में लगा ही देना है। सिंधु जल विवाद जो था उस पर संदेह हुआ 1960 में, पूर्व में ही करा दिया हूं, और इसका 20% भारत प्राप्त करेगा, तो ये भी मैं करा चुका हूं पिछले वीडियो में। गंगा की मुख्य धारा कौन सी है? तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी आती है ना, भागीरथी, और फिर अलकनंदा मिलता है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है, तो मुख्य धारा जो है वो भागीरथी होगा, अलकनंदा नहीं होगा। ठीक, चलिए। भागीरथी का उद्गम कहां से होता है? तो ये होता है गंगोत्री हिमानी से भागीरथी का। अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देवप्रयाग में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते चलिए आगे। गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मैदानी भाग में हरिद्वार में मिलती है। कहां में? हरिद्वार में निकलती है। ठीक, सी ऑप्शन। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमाद्री, ये बिल्कुल कर लेंगे आप ये सब, क्योंकि आपने पूर्व में पढ़ा है। यमुना नदी गंगा में मिलती है प्रयागराज, इलाहाबाद से। ठीक, ये दाहिने में मिलती है, गंगा के दाहिने छोर में।
गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ए हो जाएगा। घाघरा, गंडक तथा कोसी का उद्गम कहां से? तो ये नेपाल की हिमालय, नेपाल हिमालय से। देखिए ये प्रश्न पूछा था बिहार दरोगा 1275 वाले में, भाई साहब मुझे अभी भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि उस समय मैं गलत कर दिया था इसको। उस समय चूंकि 1275 के समय, अब जब आप पढ़ेंगे नहीं तो गलती कर ही देंगे। एनसीईआरटी का अवलोकन अच्छे से नहीं करेंगे। पढ़ा था एनसीईआरटी, बट मतलब बहुत ज्यादा गहराई नहीं इस पर फोकस कर पाया था उस वक्त, तो ये गलत कर दिया था, इसलिए मुझे याद रहता है हमेशा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो ये हो जाएगा फरक्का। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न जब ऐसे आ जाएगा ना, यहाँ पर कोलकाता भी दे देता है ऑप्शन, ढाका, तो ये तीनों ऑप्शन फंसा देता है। ये तो चलो बच्चा निकाल लेता है, लेकिन ये तीनों में फंसा देता है। फरक्का याद रखिएगा। यहीं से गंगा दो भागों में बटेगी भी, आगे चल के देखिएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी शाखा, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी शाखा, तो उत्तरी शाखा जो हो जाएगा दो भागों में बट जाएगी, और ये हो जाएगा हुगली। ठीक है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी शाखा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हुगली, क्योंकि दो भागों में बट जाती है और यहीं से बटती है फरक्का के पास। ठीक है, गंगा नदी कहाँ में दो भागों में बट जाती है? देखिए मैं बार बार इस बात का जिक्र कर ही रहा था, तो ये फरक्का, फरक्का के लिए एकदम आप समझिए कि रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फरक्का। नहीं, एग्जाम में आपको समझ लीजिए कि फरक्का बना देगा। ठीक है, दो भागों में बटती है, सबसे उत्तरी पॉइंट है। गंगा नदी दो भागों में बटने के बाद भागीरथी हुगली किस दिशा में बहती है? देखिएगा यहां पर अगर मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा दिखाऊं, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था कि भैया एक में आपको, ठीक है एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको बहुत जरूरी है ये। देखिएगा, गंगा नदी दो भागों में बंटने के बाद भागीरथी हुगली किस दिशा में बढ़ती है? अब ये आपको पता चल गया होगा कि इस पूरे बुक से मात्र 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं खोज दिया, ढूंढ दिया। तो आखिर कैसे ढूंढ दिया? मुझे पता था तब तो, ये इस बुक का क्वेश्चन है तब तो, है कि नहीं? इस बात से ये भी सब सिद्ध हुआ कि क्वेश्चन इस बुक का ही है और हर एक लाइन को मैंने पढ़ा है। कुछ जब मैं एक वीडियो बनाया था तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि ये, कुछ क्या एक ही बच्चा कमेंट किया, मैं बोला कि भाई क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो उसका कमेंट मैं देखा, कहा कि हाँ एआई से तो मेहनत लगता ही है। ये बताओ मेरे दोस्त आप कि अगर एआई से मैं क्वेश्चन क्रिएट करता तो सारे क्वेश्चन मुझे पहले तो याद नहीं रहते, और मुझे ये भी नहीं पता रहता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। और आपके सामने देख रहे हैं कि मैं 2 से 4 सेकंड में आंसर क्वेश्चन को ढूंढ दिया कि कहाँ क्वेश्चन है, सारे पॉइंट अंडरलाइन है। तो क्या मैं ये सब दिखाने के लिए अंडरलाइन करूंगा? और जब अंडरलाइन करूंगा ही तो पढ़ नहीं पाऊंगा, अंडरलाइन करते समय पढ़ तो लूंगा ही। ठीक है, तो कहने को कोई कुछ भी कह देता है, मुंह है भाई और बोलने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त, तो बोलिए, विचार प्रकट करिए, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सत्य जानना है तो कभी आ करके मिलो, अगर चाह रहे हो कि कैसे तैयार करता हूं आ करके मिलो। आंखें सूज जाती हैं भाई साहब एक एक पॉइंट को नोट करके क्वेश्चन तैयार करके वो कराने में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए मर्यादा का। तो देखिए मैं लिखा भी हूं यहाँ पर, आपको अगर दिख रहा होगा कि देखिए बिहार एसआई 1275। अच्छा ये पीटी में पूछा था, मैं मेंस बता रहा था कल ना, पीटी में पूछा था, याद आ गया। यहाँ पर लिखा भी हूं, देखिए क्या कह रहा है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, किसको? फरक्का को कह रहा है। यहां नदी दो भाग में बढ़ जाती है, भागीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है। क्या कह रहा है? गंगा नदी को दो भागों में बंटने के बाद भागीरथी हुगली किस दिशा में बहती है? तो ये दक्षिण में बहती है। कुछ जगह पर पूर्व भी दिया है, परंतु आपको मानना है एनसीईआरटी का, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी दक्षिण ही देता है दोनों का, जो मैं ये पूरब बता रहा था कल ना, वो यहाँ एनसीईआरटी दक्षिण ही देता है। और मैं बताया भी था
कि डाटा पूछे जब एग्जाम में तो आपको दक्षिण ही लगाना है, पूरब मत लगा दीजिएगा एग्जाम में, तो ये नोट कर लीजिएगा। चलें आगे। गंगा नदी दो भागों में बांटने के बाद पद्मा किस दिशा में बहती है? पद्मा तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरब दिशा। यहाँ पर अगर इसके अनुसार मैं आऊं, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है? 361। तो अगर इसके अनुसार आऊं तो पद्मा पूरब दिशा में जो है वो बहने लगती है, परंतु एनसीईआरटी जो है वो कहता है कि जो ब्रह्मपुत्र में से आकर मिल जाती है अंतिम चरण में, ये दक्षिण ही देता है। एनसीईआरटी इसको भी दक्षिण ही बताता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दक्षिण ही आपको लगाना है, ठीक है, दक्षिण ही आपको लगाना है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ऐसे आ करके, और ये ऐसे जाती तो है, पूरब मान सकते हैं, परंतु एनसीईआरटी आपको दक्षिण दे रहा है तो आपको भाई दक्षिण मानना पड़ेगा, ये भाई बात मान लीजिए। गंगा डेल्टा में गंगा किस नदी से आकर मिलती है? गंगा डेल्टा में गंगा किस नदी से? तो गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो जानते ही हैं आप। समुद्र में मिलने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों जो हैं ये मेघना हो जाते हैं। देखिए, एक तो ब्रह्मपुत्र का नाम यमुना रहता है और गंगा का नाम पद्मा रहता है, तो पद्मा और यमुना मिलके ये मेघना का निर्माण कर देते हैं। तो मिलने से पहले ये मेघना नाम से जाने जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। चलिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक ना, ये आपको पता ही है। चलिए, सुंदरबन डेल्टा का नाम ये वहां के सुंदर जो पादप है, सुंदरी पादप पौधे, उसके नाम पर लिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जानते ही हो आप। ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा में कौन सा प्रसिद्ध जीव पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर, आप जान ही रहे, पूछने की बात थोड़ी। सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर अंबाला नगर है। कौन सा नगर है? अंबाला नगर है, ठीक है। अब जो कहते हैं कि एआई से बनाओ, तो भाई जब एआई से बनाऊंगा तो मुझे सबके आंसर भी कैसे इतनी जल्दी तो नहीं याद होगा ना। एआई से बनवा लूंगा, एआई अपने हिसाब से क्वेश्चन बना देगा, बनवाइए। अब आप फिर सबको कैसे याद करिएगा? लोकेशन आपको कैसे पता है किस क्वेश्चन का लोकेशन कहाँ है? पता कर लेंगे, ट्राई करके देखिए एक बार। अगर आपको लग रहा है तो आप ट्राई करके देखिए, और एक भी लाइन छूटना ना चाहिए। आप किताब लेके बैठ जाओ, जो भी कमेंट किया है भाई वो किताब लेके बैठ जाओ और देख के बताओ, एक भी लाइन छोड़ा हूं क्या? यार कुछ भी बात कर देते हो। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर हो जाती है। कितनी किलोमीटर? 1800। देखो, पूरा लोकेशन बताऊंगा कहां से क्वेश्चन लाया हूं, ये देखो, अंबाला नगर 1800 किलोमीटर। ऐसे ही थोड़ी कराता हूं, ठगना नहीं है मेरे का, मैं 200 में नहीं पढ़ाने आया हूं मैप, ठीक है ना। जो भी है रियल है, यहां पर सब कुछ। अंबाला से सुंदरबन मैदान तक आ जाइए। गंगा अब मैदान में लगभग कितनी दूरी पर ढाल? तो लगभग 6 किलोमीटर पर 1 मीटर की गिरावट देखने को मिलेगा, 6 किलोमीटर पर। ये भी देख लीजिए आप, यहीं पर देख लेंगे 6 किलोमीटर पर, सब कुछ तो इसी में है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील के पूरब से कि पश्चिम से? तो ध्यान रखिएगा, ये भी समझने की बात है। जब हिमालय आप देखते हैं तो ये है सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, तो ये पूरब है, इसके पूरब से निकलेगी और ये अरुणाचल प्रदेश से घुस जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे एकदम ऐसे आती है, ऐसे 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 ऐसे। तभी तो कहते हैं यू आकार की आकृति भी बनाती है ये दिहांग गार्ज, ठीक। तो ये पूरब से हो जाएगा भाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई सिंधु की तुलना में, तो ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा अधिक है, 20 किलोमीटर अधिक है, कुछ अधिक हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग तो ये भारत से बाहर ही है, बांग्लादेश में तिब्बत में है सबसे ज्यादा। चूंकि देखिए ये हिमालय के पास से निकलेगी और ऐसे 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 भारत में घुस के बस असम होते हुए बस ये बांग्लादेश में फिर प्रवेश हो गया। तो भारत में तो इतना ही आया, बाकी सबसे ज्यादा तो ये तिब्बत में चला ना। तिब्बत में इसका नाम जानते हैं सांगपो। देखिए, ब्रह्मपुत्र का नाम 4-5 बार याद करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये सांगपो, उसके बाद ये आ जाएगा अरुणाचल में तो दिहांग, सांगपो दिहांग। फिर जब ये इसमें दिवांग लोहित नदियां मिलेंगी तो ये बन जाएगा ब्रह्मपुत्र।
तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाएगा। फिर ये बांग्लादेश में जाएगा तो ये बन जाएगा यमुना, ठीक है, जमुना बनेगा, जमुना, यमुना, जमुना कह लीजिए उसको। उसके बाद ये आएगा जब गंगा से मिलने, आखिरी में पद्मा से मिलने, तो बनेगा ये संयुक्त रूप से मेघना। तो सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जमुना और मेघना, 5 नाम याद रखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो ये याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र हिमालय के समानांतर पूरब में बहती है, आपको बता ही दिया। ये सब कॉन्सेप्ट आपको कब क्लियर हुआ? जब नक्शा बताया मैं कि भैया ये हिमालय से निकलता है, यहां से ऐसे और ऐसे ऐसे, तो ये दिशा पूरब है, पूरब है। सिंधु पश्चिम में निकलती है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहां में यू अक्षर का मोड़ लेती है? अभी दिखाया था ना यू आकार का मोड़, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पास, बिल्कुल सही। चलिए आइए, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? तो अरुणाचल प्रदेश में आपको बता ही दिया, दिहांग के नाम से। दिबांग, लोहित एवं कोनला किसकी सहायक नदी है? तो ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये आपको असम के पास मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये कहां? तो असम में हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से? तो सांगपो। बांग्लादेश में किस नाम से? तो जमुना। कहीं यमुना भी लिख दिया हूं मैं, उसको देख लीजिएगा, जमुना ही है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये पश्चिमी घाट, मैं बता चुका हूं कल की ही वीडियो में। किसे दक्षिण गंगा के नाम से? तो गोदावरी को जाना जाता है पवित्रता के कारण। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये आप हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से, ध्यान रखिएगा। चलिए, गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1485 यानी 1500 किलोमीटर। गोदावरी किस जल निकाय में गिरती है? तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जानते ही हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गोदावरी का ही है, तो हो जाएगा डी। 386 का क्या हो जाएगा? 386 का हो जाएगा डी, गोदावरी। चलिए चले आगे। गोदावरी नदी की द्रोणी का सर्वाधिक भाग है महाराष्ट्र में, तो सी हो जाएगा। निम्न में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता यानी सभी है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी में आएगा प्राणहिता, मंजीरा और पेनगंगा, ध्यान रखिएगा। महानदी का उद्गम अभी बताया, महानदी सोन, नर्मदा और महानदी, तो ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि अमरकंटक के इर्द गिर्द से। महानदी किस खाड़ी में मिलती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में है। महानदी की लंबाई, तो ये लगभग आपको 760 मिल जाएगा। महानदी की लंबाई जो है वो 760 किलो, सॉरी 860 भाई, 760 नहीं, लिख भी रहा हूं 860। अच्छा, सब में 60 ऑप्शन दे दिया हूं ना, तो 60 जैसे ही पहले दिमाग में आया 60 लगाना पसंद किया। एग्जाम में भी यही होता है, आप कुछ थोड़ा सा याद रहेगा तो आप फंसने का चांस आपका ज्यादा रहेगा। महानदी की अपवाह द्रोणी किन राज्यों में फैली हुई है? तो महानदी की अपवाह द्रोणी है, वो महानदी है तो उड़ीसा तो होगा ही होगा। अब आप देखिए उड़ीसा कहाँ है ऑप्शन में, तो देखिए उड़ीसा, झारखंड से ये ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए, ताप्ती नदी का उद्गम, तो ये बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ी के पास से। ताप्ती नदी किसके समानांतर? तो ताप्ती और नर्मदा दोनों भ्रंश घाटी से होकर के अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा के समानांतर होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी होगा नर्मदा और ताप्ती, तो न तो नर्मदा है न ताप्ती है, और ऑप्शन में है गोदावरी। तो आपको मैं पूर्व में ही बताया हूं कि गोदावरी और महानदी, कृष्णा, ये सब जो है वो बंगाल की खाड़ी, साबरमती जो है वो अरब सागर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। चलिए, साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार नदियां ये पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस प्रकार बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुम्फित नदी के रूप में बहती है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली द्वीप है, जानते ही हैं माजुली द्वीप।
ब्रह्मपुत्र में अत्यधिक सिल्ट निक्षेपण का परिणाम क्या होता है कि धारा का मार्ग परिवर्तित होता है। देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में तिब्बत में इसमें सिल्ट कम होता है और भारत में आने पर सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये बार बार मार्ग परिवर्तित करती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में जल एवं सिल्ट की मात्रा कैसी होती है, तो बहुत ही कम होती है। सी। नर्मदा नदी का उद्गम, तो ये अमरकंटक के पश्चिम बताया हूं भी आपको। नमामि देवी नर्मदे, इसको आप कमेंट करिएगा, नमामि देवी नर्मदे जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 12 में कि 14 में कि 16 में कि 18 में। धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी के द्वारा जबलपुर के आसपास, आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, नर्मदा द्वारा हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है, तो कृष्णा नदी ये आपको हो जाएगा कहां से, तो अमरकंटक से तो होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। और नासिक के से आपने देखा था कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकल रहा है, तो हो जाएगा ये महानदी। 405 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महानदी। ठीक है, बिल्कुल सही, महाबलेश्वर, सॉरी महानदी नहीं, महाबलेश्वर भाई। कृष्णा की लंबाई कितनी है, कृष्णा की लंबाई कितनी है, तो कृष्णा की लंबाई जो है वो आपको देखिए, गोदावरी की लंबाई तो लगभग 1500 है, कृष्णा की आपको 1400 के आसपास मिल जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 406 का ऑप्शन सी। निम्न से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा, भीमा। ये तो पूर्व में भी करा दिया, ये तो रिपीट हो गया, ये वाला प्रश्न हो गया कि नहीं। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, लगभग दोनों वीडियो मिला के 200 प्लस क्वेश्चन थे, तो ऊपर सभी होगा इसका। कृष्णा नदी द्रोणी किन राज्यों में विस्तृत है, तो कृष्णा नदी द्रोणी जो है वो हो जाएगा, गुजरात नहीं जाएगा, बिहार नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन। कावेरी नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है, कावेरी का उद्गम हो जाएगा आपका तो ब्रह्मगिरी से, नहीं 409 का क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी से। ठीक है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर आपका मिल जाएगा, कावेरी की लंबाई क्या मिल जाएगा, लगभग 760 किलोमीटर। निम्न से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी जो है वो है आपका बताया था, तो काबिनी, अमरावती, महिला का नाम ऐसे कुछ बोला था, याद है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कावेरी नदी की द्रोणी किन राज्यों में है, तो कावेरी नदी की द्रोणी जो है देखिए, उड़ीसा होगा नहीं, मध्य प्रदेश होगा नहीं, गोवा होगा नहीं, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी 412 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा किस नदी पर है, शिव समुद्र, कावेरी नदी पर है। पहला जो है वो सिमोगा है बराही नदी पर, पहला बताया है ना, कोचिकल जलप्रपात है, सिमोगा जिले में, कर्नाटक की, और नदी है बराही। ये दूसरा है तो शिव समुद्र है, ये कावेरी। दामोदर किस दिशा में बहती है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा में। ब्राह्मणी नदी किस दिशा में बहती है, तो ये भी आपको दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, 414-15, तो दोनों दक्षिण पूर्व हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बैतरणी किस नदी में है, तो बैतरणी जो है ये भी आपका हो जाएगा पूरब में, बैतरणी जो है वो पूरब हो जाएगा ना, ठीक है, पूरब हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी भी पूरब कर दीजिए। पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, 71 हो जाएगा, इजी प्रश्न है ये। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है, तो लवणीय जल 97%, मतलब 97% है। खारा जल तो 3 बच गया, वो बढ़िया जल स्वच्छ जल होगा, तो 3% स्वच्छ जल होगा। स्वच्छ जल का लगभग कितना प्रतिशत हिमानी के रूप में है, देखिए स्वच्छ जल भी है ना, तो उसका 3/4 तो हिमानी के ही रूप में है, जो 97 का 3 जो है उसका भी 3/4 जो है वो मतलब हिमानी ग्लेशियर के रूप में है, तो 3/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। 421 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए, कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, दामोदर दक्षिण पूर्व, आपको बताया था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नाम से, तो शिव समुद्र, कावेरी नदी। वुल्लर झील किस राज्य में है, तो वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। कौन सी लवणीय झील है, तो लवणीय झील है सांबर झील, जान ही रहे हैं, खारा है, बहुत ज्यादा खारा है।
निम्न से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी? गोदावरी हो जाए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती, तो ताप्ती का नाम आया। बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल वाली झील, तो वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। भूगर्भीय क्रियाओं से वुल्लर झील का ही निर्माण हुआ है। 430 का ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तटीय क्षेत्रों में लैगून निर्माण होता है, तो ये रोधिका के द्वारा, सीड तथा बार यानी रोधिका के द्वारा। कौन सी लैगून झील है? तो लैगून झील है पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा और कोलेरू आंध्र प्रदेश सभी। जल विद्युत उत्पादन के लिए निर्मित झील का उदाहरण कौन सा है? तो जल विद्युत के लिए आपका गोविंद सागर झील मिल जाएगा। 433 का क्या मिल जाएगा? गोविंद सागर, गुरु गोविंद सागर। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995। गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ कब हुआ था? गंगा एक्शन प्लान का शुभारंभ हुआ है, ये भी आपका 85, 10 साल पहले हुआ था ना। हाँ 85, ये तो है ऑप्शन। गंगा एक्शन प्लान 1985। ठीक है, नदी योजना 95 और गंगा एक्शन प्लान 85। नदी प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग चलते हैं उसके गंदे अपशिष्ट। भ्रंश अपवाह होकर अरब सागर में मिलती है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों है, यहाँ नर्मदा ऑप्शन है। दक्षिण भारतीय वह नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न जो है वो आपको फंसाएगा। अक्सर आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं, परंतु कावेरी का जो स्रोत है जहां से निकलती है, तो वहां ऊंचाई पर ग्लेशियर भी पाया जाता है भाई, और ग्लेशियर पाए जाने की वजह से ये ग्लेशियर से भी जल प्राप्त ही करती है। तो इस वजह से कावेरी हो जाएगा कि ये वर्षा का जल भी और ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर पिघलने से, मतलब दोनों में ये जल मिल जाता है इसको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 438 का क्या हो जाएगा? कावेरी। चलिए, इनमें से कौन मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए, जो सांभर है लवड़ीय झील है, तो जानते ही हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर को स्पष्ट करिए। देखिए, हिमालय नदी वर्ष भर जल रहेगा, प्रायद्वीपीय मौसमी नदियां होती है। प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर आधारित निर्भर होती हैं, सही है। हिमालय नदियां 12 मासी होती हैं, तो दोनों सही हो जाएगा। सी 440 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार के पूरब एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना करिए। पूरब की ओर बहने वाली नदी डेल्टा बनाती है, पश्चिम की ओर ज्वार नदी बनाती है, दोनों सही। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? जल विद्युत भी उत्पादन होता है, सिंचाई भी कर सकते हैं, नौवहन भी कर सकते हैं, तो सभी हो जाएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। ब्यास कुंड से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है? बहुत शानदार प्रश्न। तो ब्यास कुंड से उत्पन्न हो रहा है, तो ब्यास ही नदी होगा, जाहिर सी बात है भाई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो ये ताप्ती है। नर्मदा वहां से निकलता है, अमरकंटक से। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, जानते ही होंगे आप, बिल्कुल जानते होंगे। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से बना है। रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है? तो रोहतांग दर्रे के पास जो स्रोत है वो है ब्यास, ए ऑप्शन। निम्न से कौन सी झील मानव निर्मित है? गोविंद सागर जो हो जाएगा वो मानव निर्मित झील हो जाएगा, बिल्कुल सही। एक प्रश्न और है, और वो है आखिरी सवाल। निम्न से कौन प्राकृतिक झील है? ठीक है, प्राकृतिक झील है मतलब बनाया नहीं गया है। तो हीराकुंड बांध, राणा प्रताप सागर, नागार्जुन सागर, ये सब बनाया गया है। चिल्का झील लैगून है, उड़ीसा में है, आपको पता ही है पहले से, ऑलरेडी आप जान ही रहे हो। तो चलिए, समाप्त हुआ चैप्टर 3 जो है, यह भी आपका समाप्त हो गया। अगला चैप्टर जो है वो है जलवायु। हम अगले चैप्टर में जलवायु का अध्ययन करेंगे, डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। इसमें भी क्वेश्चन देखते हैं कितने प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए तो
प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।